हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो आपको जरूरी लगता रहेगा लिखते रहना। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इनका 36 टू आर्टिकल 51। अब इसमें बेसिकली देखो डीपीएसपी पहले मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अगर हम वर्ड को ही लें, अगर लिटरल मीनिंग इसका लें तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कोई डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें यही करना है स्टेट के लिए, मतलब बेसिकली स्टेट की पॉलिसी फॉर्मेशन, स्टेट कैसे रूल्स बनाएगा, लॉज कैसे बनाएगा, केसेस को कैसे इंटरप्रेट करेगा अलग अलग तरीके से। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सिंपली। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपलसरी है कि हर किसी स्टेट को करना। दीज आर डायरेक्टिव्स, सुझाव कह सकते हैं इनको सिंपली। ठीक, तो इसमें अब ये क्या हुआ, ये अडॉप्शन इसका हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से इसको अडॉप्ट किया गया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था आयरिश, उससे अडॉप्ट किया, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अडॉप्ट किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1931। तो स्पेनिश से पहले ये आयरिश में आया, आयरिश से फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। ठीक, अब इसमें क्या है, ये एक बोरोड प्रिंसिपल है, तो ये एक इंडिजिनस इनोवेशन नहीं है, ये हर किसी को पता है ना, कि ऐसा नहीं कि हमने खुद से इसको करा, लेकिन हमने अपने हिसाब से इसको चेंज करा अलग अलग पॉइंट्स पे। तो कुछ इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जो मेन वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा वो आप लिखते रहना। पहली चीज ये है कि दे आर डायरेक्टिव्स, दे आर सिंपली गाइडलाइंस। ठीक, तो ये जो स्टेट है वो ऑब्लिगेट नहीं होता है इसको लेकर के कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो ये दूसरा, दे आर नॉट इंस्ट्रक्शंस, दे आर नॉट कमांड्स विद कंपलसरी फॉलोइंग। तुम्हें कंपलसरी फॉलोइंग को नहीं करना है इन चीजों को, दे आर सिंपली कमांड्स कि चलो ठीक है आपने ऐसे ऐसे इसको करना है। तो स्टेट सेंटर इसको एनफोर्स नहीं कर सकता, सेंटर ही नहीं बोलेगा तुमने क्यों नहीं करा, वैसे नहीं कर सकता। नॉन ऑब्लिगेटरी, नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल, यानी कि द कोर्ट कैन नॉट गिव डिसीजन ऑन इट, कि स्टेट को कोर्ट ये एनफोर्स नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर चीजें डीपीएस में लिखी हैं, तुमने इनको क्यों नहीं करा, पहली चीज। अब नॉन एनफोर्सेबल जब आता है तो आर्टिकल 32 से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 32 क्या करता है, रेमेडीज प्रोवाइड करता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जहां भी हमें लगता है कि हमारे जो राइट्स हैं वो एनफोर्स नहीं करे जा रहे हैं अच्छे से, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसके लिए इन सबको लेकर के आप नहीं जा सकते, इनके ऊपर कोई लीगल सैंक्शन नहीं है कि हाँ ये सारी चीजें हैं और इनको लेकर के आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट बोले हाँ यार ये चीजें कंपलसरी हैं। तो दीज आर नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल, यानी कि कोर्ट इनको एनफोर्स नहीं कर सकता किसी के ऊपर, और इंडिविजुअल ये नहीं बोल सकता कि ये मेरे डीपीएसपी है। अब मैं ये पॉइंट आज इसलिए लेके आ गया, मुझे खुद इस पर कंफ्यूजन था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो है ऑलरेडी हमारे पास, तो डीपीएसपी की क्या जरूरत पड़ी। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बेसिक ये है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर फंडामेंटल देखें तो राइट्स हमें एम्पावर करते हैं, कैसे, सरकार को रिस्ट्रिक्ट करके ना। जैसे हमें राइट टू लाइफ है, तो हमें उन्होंने एम्पावर कैसे करा, सरकार हमें अरेस्ट नहीं कर सकती, हमें मार नहीं सकती बिना किसी रीजन के ना। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन है सेंटर के ऊपर, कोर्ट के ऊपर। अब डीपीएसपीस क्या है, डीपीएसपीस हमें एम्पावर किसी सेंस में नहीं कर सकती, क्योंकि हम उनको लेकर के एनफोर्स नहीं करा सकते, हम उनको जस्टिफाई नहीं करा सकते कि हाँ ये सारी चीजें हमारे ऊपर होनी चाहिए। आगे मैं जैसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा कई सारे पॉइंट इसमें, तो खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि इनको हम एनफोर्स भी नहीं करा सकते, और एनफोर्स अगर कर दिया जाए तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है डीपीएसपी लाई के ऊपर, राइट। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है। अब ये क्या है, ये डाल दिए गए हैं गवर्नमेंट के कंसाइंस पे, दीज आर ऑन टू द कंसाइंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के कंसाइंस पे क्यों डाले हैं, ये बीआर अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही थी उस टाइम पे ये बात जब लाई गई, तो बीआर अम्बेडकर का पर्टिकुलर पॉइंट ये था कि इसको हम ला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो तभी तक चल पाएगी जब तक वो अपने लोगों का इंटरेस्ट अर्न करेगी, जब तक लोगों का उसके ऊपर भरोसा होगा। और अगर वो डीपीएसपी लागू नहीं करेगी तो लोगों का भरोसा अपना बढ़ जाएगा। तो उनको लगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब उस टाइम पे उन्हें ये लगा कि अगर हम इसको नॉन एनफोर्सेबल भी रखें तो लोग इतने समझदार हैं कि अगर ये डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं तो अपने आप ही अगली बार से सरकार बदल देंगे, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको बदल देंगे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, देखा जाता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, इन सबसे रिलेटेड इश्यूज लोग नहीं उठाते। शायद ही आपने देखा होगा किसी को कि किसने सरकार बदल दी क्योंकि कोई डीपीएसपी में कोई भी एक लागू नहीं हुआ, बहुत रेयर होता है। लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता जाता कि हमारी सरकार क्या है कैसी, वो अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। तो उस टाइम पे जो रीजन था इसको इम्प्लीमेंट करने का, वो मेन रीजन यही था कि उसमें ये प्रोविजन था कि कैसे उस चीज को लाया जाए और इसको स्टेट के कंसाइंस पे छोड़ दिया जाए, कि स्टेट अपना अपना देखिए, अपना अपना स्टेट अपने अपने हिसाब से उन सब चीजों को सिंपली अप्लाई कर दे। ठीक, अब दूसरी बात इसमें आती है, इसके जो प्रोविजन है अलग अलग 36 to 51, राइट। अब मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन है, 36 से 51 है, तो मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा और उसके ऊपर फिर आपका काम इतना बनता है कि आप उनको ये सोचो कि अगर ये एनफोर्सेबल कर दिए जाते तो क्या दिक्कत आ सकती है, राइट।
जैसे 36 37 तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है, इसमें ऐसा कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। 38 ऑनवर्ड्स 38 से 51 तक सारे आपको प्रोविजन मिलेंगे। तो अगर मैं रेफर आपको बताऊं तो फर्स्ट ये है कि द स्टेट मस्ट स्ट्राइव फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे अभी इकोनॉमिक जस्टिस हमने लिखा है कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, स्टेट उसके तरफ डिसीजन बना सकता है, वो हमारा गोल है। जैसे हम सभी का गोल क्या है, सरकारी नौकरी जाना, ठीक है, लेकिन जरूरी है कि सभी पहुंच जाएंगे नहीं, ये भी सच है कि हर कोई नहीं पहुंच सकता। सिमिलर जो इकोनॉमिक जस्टिस है, क्या वो इकोनॉमिक इक्वालिटी जिसकी बात की जाती है, क्या वो कभी पहुंची जा सकती है? नहीं पहुंची जा सकती, बट वो क्या है, एक रूल है, ऐसा होना चाहिए वाली बात है। तो डीपीएसपी ने वही है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इस हिसाब से लिख दिया। मिनिमाइजिंग इक्वालिटी इन मनी एंड वेल्थ, ऑल शैल गेट सेम अपॉर्चुनिटी। अब मनी तो सेम नहीं कर सकते, लेकिन ऑल शैल गेट सेम अपॉर्चुनिटी, ये बात ठीक है कि अगर मेरे पास कोई किताब मिल रही है, मुझे अगर कोई किताब जा रहा हूँ खरीदने एसएससी की, फॉर सपोज, या बैंकिंग की, तो हर किसी को ये राइट होना चाहिए कि वो भी उसी किताब को पढ़ सके। अब वो से पेपर निकाला है निकाला, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद 39A अमेंडमेंट करके लाया गया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, राइट। अब फ्री लीगल एड किस लिए? क्योंकि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका केस कौन लड़ेगा, राइट, क्योंकि लॉ में पैसा चाहिए, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, इक्वल जस्टिस तो ठीक है कि हर किसी को राइट है अपने रूल्स को एनफोर्स कराने का, वो सब, बट फ्री लीगल एड की जहां बात आती है, वहां ये है कि सिंपली हर एक सिटीजन जस्टिस से वंचित ना रहे, बस। अब ये भी क्या है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है, ऐसे नहीं कि स्टेट ना करे, स्टेट करेगा, ऐसा नहीं करेगा तो ये बात होती है सरकार गिर जाएगी, जिस फंडामेंटल से इसको लाया गया। फिर उसके बाद 41 में राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, द स्टेट शैल विद इन इट्स इकोनॉमिक लिमिट्स मेक प्रोविजन फॉर राइट टू वर्क एंड इन केस ऑफ एनी अनएम्प्लॉयमेंट गिव असिस्टेंस। बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हर स्टेट में अलग अलग मिलता है, सेंटर ने एनफोर्स नहीं करा किसी भी स्टेट को देने के लिए, कुछ स्टेट्स नहीं भी देते हैं, कौन दे पाएगा? जो इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। इसलिए इस चीज को स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो तो ही आगे चीजें कर पाओगे। अब बात यहाँ एनफोर्सेबल वाली आती है, जस्ट इन केस इसको एनफोर्सेबल कर दिया गया होता तो हर बेरोजगार क्या बोलता, सरकार मुझे भत्ता नहीं दे रही है, और भत्ता बढ़ाने की बात होती, सरकार के ऊपर और बढ़ा जाता, ऑलरेडी इतना बर्डन है। तो एक रीजन ये हो गया कि इसको अगर एनफोर्सेबल कर दिया जाता तो ये सारी दिक्कतें आ जाती। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, राइट। तो इसमें क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां हम काम करें वो जगह जस्ट और ह्यूमन हो, जगह अच्छी हो। ह्यूमन मतलब वहाँ जैसे एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे कि बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करा सकते और किसी ऐसे काम में नहीं डाल सकते जहाँ उसको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, जो उसके हेल्थ और ग्रोथ के हिसाब से उसको वो करे, तो उसी के हिसाब से ये प्रिंसिपल है। और मैटरनिटी लीव हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं, स्कीम्स आती है, आपने देखा होगा मैटरनिटी लीव के लिए कि भाई 6 महीने 7 महीने जितना भी टाइम का उनको रिलीव चाहिए। फिर उसके बाद यूसीसी का जो हमारा प्रोविजन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन अंडर आर्टिकल 44, तो इसमें सिंपली यह है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट अपने हिसाब से बना सकता है। जैसा आपने देखा होगा यूसीसी के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात है, प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होगी, कैसे बटेगी प्रॉपर्टीज, जैसे अगर किसी एक मेल के पास प्रॉपर्टी है, उसकी बेटी को भी बटेगी, बच्चों को भी बटेगी, सबको बटेगी। अब ये कौन स्टेट एनफोर्स कर पाएगा? जिसकी डेमोग्राफी उसको सपोर्ट करे, जिसके डाइवर्सिटी उसको सपोर्ट कर पाए। अब कोई ऐसा स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, इतना डाइवर्स वहाँ की लोगों के रहने वाले पॉपुलेशन जो इतनी डाइवर्स है, वहाँ इस चीज को आप एनफोर्स नहीं कर सकते, यूसीसी को आप एनफोर्स नहीं करा सकते कि हाँ हर स्टेट में यूसीसी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जस्टिसेबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोविजन आपने देखा होगा यूसीसी के भी हर स्टेट में लागू नहीं होंगे, जैसे केरला के स्टेट से वहाँ यूसीसी आप इक्वली लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मैरिज के लॉज, उसके लॉज वो डिफरेंट है, हर किसी के अलग अलग है। और ये क्या है, हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, सिख का डिफरेंट, तो हर किसी का डिफरेंट है। तो ये ऑलरेडी जब डिफरेंट है तो यूसीसी अगर जैसे उत्तराखंड में तो है लागू, बट वो कितना एफिशिएंट है आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली केसेस जितने लगे, टोटल के केसेस अभी न्यूज़पेपर में भी आई थी कि वो कितने केसेस लगे 1000 के आसपास, और कितने असल में वो हो गए, मतलब कितने असल में एग्जीक्यूट हो पाए कि हाँ भाई इसने सही उनको गलत कहा जब सुप्रीम कोर्ट तक बात की, राइट। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, इसको आप एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब ये अगेन पब्लिक स्टेट के ऊपर आ गई बात कि स्टेट की अगर कैपेसिटी है वो तो ही ये सब चीजें कर पाएगा, यानी कि न्यूट्रिशन अच्छा करना, खान पान जो मार्केट में उसकी सब्जियां बिक रही हैं वो अच्छी इंश्योर करेगी, यहाँ सही सब्जियां बिक रही हैं, पोल्ट्री का जो सामान आ रहा है, मीट आ रहा है, वो आ रहा है, मछलियाँ आ रही हैं, अंडे आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का इंश्योर करे अच्छे से। अब कोई छोटा स्टेट हम उससे ये नहीं कर सकते कि भाई इन सब चीज़ों का इंश्योर कर, क्योंकि वो भी डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे डेवलप करेगा, फाइनेंशियल डेवलप करेगा। बाद में जब ये क्या है, ये रूल बुक टाइप की है कि भाई अब क्या करना है तो डीपीएसपी देखो, इसको हमें इंश्योर करना है, लेकिन सिटीजन उसको एनफोर्स नहीं करा सकते,
सकते कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं होगी। और सपोज जैसे अगर ये न्यूट्रिशन की बात है, अभी भी आप देख लो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ न्यूट्रिशन बहुत खराब है, फर्टिलाइजर। फिर प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें आती तो ASI के अंदर है, ऑफ इंडिया वो सब देखेंगे उसको। लेकिन उसके बाद क्या है, कंट्रोल तो स्टेट ही करेगा, मैनेज स्टेट ही करेगा। तो जिस स्टेट की, जैसे अगर आप देखो राजस्थान है और महाराष्ट्र है, वहाँ के फोर्ट्स, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स कितने अच्छे से कंजर्व हैं, तो किसके अंदर आते हैं, वो स्टेट एक्ट के अंदर आते हैं, स्टेट उनको कंजर्व करता है। वहीं कुछ और राज्य भी ऐसे हैं जहाँ फोर्ट उतने अच्छे से कंजर्व नहीं है, लोग डेटा उठा के ले जा देते हैं, पूरा फोर्ट गैप कर देते हैं, घर बनाने के लिए यूज कर देते हैं उन्हें, तो वहाँ कंजर्वेशन नहीं है। अब हम ये जा करके, वही बात आ गई, हम जा करके नहीं कह सकते कि भाई ये सही नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के शायद गवर्नमेंट का ध्यान उधर नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियली इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो उसकी तरफ स्टेप्स ले सके। तो ये सारी चीजें इसी में है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, की जुडिशरी फ्री होना चाहिए, आर्टिकल 50 के अंडर हमारा ये। अभी जो रिसेंट लिखा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो 51 के अंडर आता है। तो ऐसे करके 36 से 51 ये सारे रूल्स हैं। अब इसका ब्रॉड एक अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, राइट, 3 बेसिक पॉइंट्स पे इसको क्लासिफाई करा है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन एक बात ध्यान में रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये क्लासिफिकेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि इन 3 पे हमने क्लासिफाई करा है। ये हमने पढ़ने के लिए इनको क्लासिफाई करा है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, कि जैसे हम पढ़ें तो हमें पढ़ने में आसान है। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक, अब इसमें बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में क्या है कि दे रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आप सब लोग जानते हैं किस हिसाब से काम करती है, कि सोसाइटी की वेलफेयर हो, लोगों का अच्छा हो, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करे। वेलफेयर स्टेट यानी सबका अच्छा, सबका कॉमन गुड, स्ट्राइव टुवर्ड्स कॉमन गुड, कि भाई हर किसी का बराबर अच्छा देखा जाए, मेजोरिटी का अच्छा देखा जाए बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन माइनॉरिटीज के भी राइट्स को साथ में रखे हुए। अब इसमें क्या होगा, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, आर्टिकल 38 में बेसिक में अगर आपको नंबरिंग ऐसे करके लिखाऊं तो आप खुद भी इसको दिमाग लगा सकते हो कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे इनइक्वालिटी रिड्यूस करने वाली बात है, आर्टिकल 38, एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशलिस्ट रिफॉर्म आ गया। प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी लाइक वर्क, एजुकेशन एंड असिस्टेंस, जैसा मैंने बताया वो सोशलिस्ट के अंदर आ गया। सिक्योर ह्यूमन वर्किंग एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये ह्यूमन आ गया क्योंकि मैटरनिटी रिलीफ चाहिए ही चाहिए। तो ह्यूमन और वेलफेयर स्टेट की जहां बात होगी वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल बेसिक जो मैं बेसिक बोल रहा हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात आती है कि हमें, जैसे ग्राम स्वराज की बात थी ना, गांधी जी ने कहा था कि पंचायत को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक अगर हम जो हमारे बॉडीज हैं, गवर्निंग बॉडीज हैं, उनको अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा पूरा जो देश है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जहां बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि हम अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करें, पंचायत बनाएं, अलग अलग पंचायत बनाने के जहाँ प्रोविजन है, राइट। जैसे विलेज पंचायत की बात है आर्टिकल 40 में, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43, जहाँ काउ स्लॉटर को भी प्रिवेंट करने की बात करी गई है कि काउ स्लॉटर प्रिवेंट होना चाहिए, काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ब्रीड और उनकी ब्रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए, ह्यूमन तरीके से होनी चाहिए, है ना। और जो वो होती है जो उनको मारने का प्रोसेस होता है, जैसे अगर कोई काउ अगर काफ़ी वो हो गई, बड़ी हो गई, तो उसको जो मारने का तरीका है, उसको मीट में कन्वर्ट करने का तरीका है, एक्सपोर्ट करने का तरीका है, वो ह्यूमन होना चाहिए। उसमें जानवरों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिटरली मार रहे दिक्कत होगी, बट वही बात है कि ह्यूमन तरीके से होना चाहिए। और उसके साथ साथ SC ST OBC EWS उनके लिए प्रोविजन होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, बैकवर्ड सोसाइटी को आगे लाने वाली बात है। तो ये आपका गांधीयन फिलोसफी के अंदर, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। अब पहले हमने बात कर ली स्टेट के ऑब्लिगेशन, स्टेट क्या काम करेगा, सोशल, भाई लोगों का अच्छा करना है, लोगों का ये। दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स, बाकी सबकी बात हो गई। अब लिबरल प्रिंसिपल्स की जहाँ बात आती है तो वहाँ बात होती है कि कोई भी चीज़ जो हो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के, किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर के ना हो जो सोसाइटी के लिए बुरा हो। एक लिबरल थॉट, एक इंटेलेक्चुअल थॉट, है ना। उसका बेसिक वैल्यूज क्या रहेंगी, रीजन, साइंस एंड सेक्युलरिज्म। रीजन, साइंस एंड सेक्युलरिज्म, कि कोई भी डिसीजन स्टेट ले वो साइंटिफिक होना चाहिए, कोई भी डिसीजन स्टेट ले वो रीजनेबल होना चाहिए। उसको जो एजुकेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी करा है 6 साल से नीचे तक DPSP में, 6 से 14 राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, सॉरी RT 21 के अंदर, राइट। तो 0 से लेकर के 14 तक की, 0 से लेकर के 14 तक की जो एजुकेशन जरूरी कराई गई वो क्या है, इंटेलेक्चुअल, फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। क्योंकि 14 एज हमने स्पेसिफाई करी, क्यों स्पेसिफाई करी, क्योंकि उसके नीचे जो एज है वो एक ऐसी एज है जहाँ तक एजुकेशन कंपलसरी है। वहाँ तक एक आदमी का मेंटल टेम्परामेंट उतना बन जाता है कि 14 साल तक अगर उसे एजुकेशन मिले। जैसे वोटिंग एज 18 है, क्यों करिए 18, एक साइंटिफिक रीजन हो। तो ये होंगे लिबरल, इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक रीजन, जहाँ जिसके पीछे होगा वो लिबरल प्रिंसिपल के अंदर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, प्रमोटिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग इंटरनेशनल वेलफेयर एंड पीस। अब वेलफेयर एंड पीस करके गांधीयन प्रिंसिपल तो कोई फुलफिल नहीं हो रहा, ना ही सोशल प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा है। कौन सा प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा है, साइंटिफिक अप्रोच,
एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के हम इंटरनेशनल लॉज और उन सबको मान के हम चल रहे हैं। अब इसमें दूसरा जो सिंपल बात आती है, पहले बात करी थी कि एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, एनफोर्सेबल क्यों नहीं करा गया। जब एनफोर्सेबल ही नहीं है तो इनको लाया क्यों गया, काम क्या है इनका। ये क्रिटिक्स कई लोग बोलते हैं कि अगर एनफोर्सेबल ही नहीं है तो किस काम में। तो बेसिक जो मेन जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो वैसे बहुत सारे हैं, बट ओवरऑल जो मैंने 4 पॉइंट्स दिखाए हैं वो ये है कि पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हैवी इकोनॉमिक बर्डन एंड टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये पॉइंट्स हैं, लिखने के लिए आप इनको लिख सकते हो, हैवी इकोनॉमिक बर्डन एंड टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब इकोनॉमिक बर्डन मैंने समझा दिया किस हिसाब से है, जैसे गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब कोई आदमी अगर बेरोजगार है तो क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा कि इसको एम्प्लॉय कहाँ करें, कहाँ इसको एम्प्लॉय करें। जैसे अगर कोई भी ऐसा हमें से अगर कोई जॉब चाहता है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि भैया मुझे जॉब चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हो। तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल इशूज है ना उसको लेकर के। कैटल और हस्बेंड्री को रेस करने की बात है, हर स्टेट इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो कैपिटल और कैटल और हस्बेंड्री रेस कर पाए, तो फाइनेंशियल बर्डन। दूसरा टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई भी सेंटर से कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ऐसा है कि अगली गवर्नमेंट उसको एंटरटेन करेगी, सस्टेन करेगी, आगे तक हो जाएगा। और टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिलेटिवली, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। बट जब वही चीज़ें स्टेट के अंदर आ जाती है तो फाइनेंस की कमी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा डायरेक्ट स्टेट अपना रेवेन्यू नहीं लेता, वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, फिर गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है हर स्टेट में। जैसे अगर हर पूरे इंडिया का टैक्स कलेक्ट हुआ तो महाराष्ट्र को अलग पार्ट मिलेगा, बिहार को अलग पार्ट मिलेगा, वहाँ अलग पार्ट मिलेगा बजट के हिसाब से। इक्वल फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स, ये मैंने आपको समझा दिया। डेमोग्राफिक एंड सोशल डाइवर्सिटी अमंग स्टेट्स, वही बात यूसीसी को लेकर के जो बात है, राइट, कि जो हमारी सोशल डाइवर्सिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि वो हमारे रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर सके, राइट। जो रूल्स हम यहाँ इंडिया में लाते हैं वो किसी और स्टेट में हो सकता है हम ना ला पाए, मतलब किसी और कंट्री में हम ना ला पाए, क्यों, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी उसको सपोर्ट करती है, राइट। जैसे हमारे मैरिज रूल्स हैं अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग, पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे कि अलग अलग रिलीजन अलग अलग। अवॉइडिंग ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स, कोई बात नहीं। जैसे अभी भी अगर हम पीआईएल्स की बात करें, जब हमारा डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, तब भी जो फ्री लीगल एड की बात है, जहाँ पीआईएल लोग लगा देते हैं, एसएएल लगा देते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन और प्राइवेट लिटिगेशन और वैसे, तो जब पीआईएल और ये सब जो लगते हैं इसके बाद ही हमारा कोर्ट इतना ओवरबर्डन है, रेटिविज्म इतना ज़्यादा है, कोर्ट्स केसेस इतने सारे आ जा रहे हैं, वो रह जा रहे हैं ऐसे, राइट। तो जब ये चीज़ें ऐसे रह रही हैं तो अगर हम इनको भी एनफोर्सेबल कर देंगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कई सारी चीज़ें हर स्टेट नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट के ऊपर कितना बर्डन आएगा, राइट, उनको एनफोर्स कराने में, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कराने में और उनको सस्टेन करने में। क्योंकि एनफोर्स करना अलग बात है, सस्टेन करना अलग बात है। आपने एक बार जैसे यूजीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, आपने अनाउंस कर दिया कि हाँ हमने लागू कर दिया, लेकिन सस्टेन करने में इशूज आते हैं, उन चीज़ को मेंटेन करने में इशूज आते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये है कि डीपीएसपीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स, नॉट इमीडिएट कमांड। ये चीज़ लिखना है, बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि डीपीएसपी जैसे मैंने कहा ये एक मैनुअल है, स्टेट इनको पॉलिसी बनाते टाइम देखेगा, कोर्ट भी इनको पॉलिसी बनाते टाइम देखेगा। अगर कोई केस कोर्ट में गया और कोई आदमी उसको ये बोल के जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ डीपीएसपी में लिखी है, कोर्ट उसको देखेगी। बट ऐसा नहीं कि उसको देकर के रूल बनाएगी, बट उसको एक बार देखेगी कि हाँ ये चीज़ें डीपीएसपी में है, तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म गोल, जैसे इकोनॉमिक जस्टिस है, अब स्टेट कैसे इंश्योर करेगी इकोनॉमिक जस्टिस होगा, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, एसएससी बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वेल्थ किसके पास आएगी, जो एफिशिएंट है, जो काम कर पा रहा है। अब जबरदस्ती इकोनॉमिक जस्टिस एनफोर्स करना वो सही नहीं है, ठीक। तो ये बेसिक आइडिया आपको मैं मानता हूँ आ रहा है कि हाँ किस हिसाब से स्टेट एनफोर्स क्यों नहीं कर पाते इनको। कुछ स्टेट है जो कर पाते हैं, जैसे महाराष्ट्र है एफिशिएंट स्टेट, रिच स्टेट, तमिलनाडु रिच स्टेट। यही बात अगर हम नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं वहाँ मुश्किल है, क्योंकि वो अपने बेसिक ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो सब चीज़ें कर पाएँ। तो अगर इसको एनफोर्सेबल कर दिया जाता तो ये सारे स्टेट्स में एक जैसा लग जाता। यूजीसी है, हर स्टेट में होना चाहिए, काउ स्लॉटर हर स्टेट में होना चाहिए। तो आप देखो साउथ में, मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ कि आप मेंशन कर लेना, इनको घर जाके पढ़ना अच्छे से। मैं एक आइडिया दे दूंगा, फर्स्ट लिखना स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरईराजन, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरईराजन 1951 that led to first constitutional amendment, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है पूरी थ्रू आउट, अगर आप इसको पढ़ो कि कैसे पहले फंडामेंटल राइट ऊपर आए, फिर डीपीएसपी ऊपर आए, फिर फंडामेंटल राइट ऊपर आए, इस टाइम पे दोनों चीजें समतल, दोनों को अच्छे से कंजर्व किया जा रहा है। इसके बाद गोलकनाथ एंड स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, and next and last Minerva Mines, Minerva Mines MINERVA, Minerva Mines वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें कैसी चीजें इन्वॉल्व हुई, फर्स्ट
स्टेट ऑफ मद्रास जो हमने चंपकम दुरैराजम वाला केस हमने पढ़ा, तो मैंने लिखाया, इसका अगर रफ आइडिया आपको दिया जाए तो इसमें ये बात थी कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को बदल दे टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। राइट, इशू दिक्कत कहाँ आई, जैसे अगर हम अभी आगे के संबंध में बात करें बताऊंगा कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। तो फर्स्ट जो केस मैंने लिखाया उसमें हमारा पार्लियामेंट को पावर मिलेगी कि भाई हम फंडामेंटल राइट्स भी बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वाली डॉक्ट्रिन है वो नहीं आई, वो आगे है के संबंध में आती केस। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ये रहा कि फंडामेंटल राइट्स स्ट्रांग है, फंडामेंटल राइट्स नहीं बदल सकते, पार्लियामेंट से ये पावर वापस ले ली गई, क्या फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं कर सकते। अब क्या हुआ है, टसल चलता है, अभी भी आप देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और उसके बीच में टसल चलता रहता है। कोर्ट बोलता है मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, पार्लियामेंट बोलता है मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसेस है उससे दोनों चीजें बैलेंस होती रहती है, लेकिन ये चलता रहता है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ये बात आई कि पहले जैसे हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स बदले जा सकते हैं, बाद में हमने ये बात बोली कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट है, फंडामेंटल राइट्स को मत बदलो, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट से वो पावर वापस ले ली। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है इस बात को अच्छे से समझना। केशवानंद एक मठाधीश थे, उनका मठ था केरला में, भाई ये जमीनें जो है, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात मैंने जो बताया ना, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तो स्टेट ने बोला कि हम आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, हम इसको लेकर के बांटना चाह रहे हैं, डीपीएसपी एनफोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी उनका वहां आना हो गया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गई दोनों चीजें, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी टकरा गए आपस में, है ना। इसी तरीके से यूजीसी अगर लागू कर दिया जाए हर स्टेट में तो रिलीजियस फ्रीडम की बात कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर आपको लेकिन अभी इस टाइम पे अगर हम बात करें, जो मिनर्वा माइल्स केस के बाद जो सिचुएशन है, इस टाइम पे ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स ऊपर है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डेफिनेटली पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, डेफिनेशन बदल सकते हैं। जैसे जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 31 से शिफ्ट करके 300 ए पे ले गए कि भाई हम प्रॉपर्टी एक्वायर करने वाली जो पावर है स्टेट के पास फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए वो सब कुछ करा। तो इस तरीके से एक बेसिक जो हमें आइडिया लगता है कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट में फर्क है, और ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक। और